हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में पूरे समाज विज्ञान के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है सारे देखने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव हमने आपको बता ही दिए थे। इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको पूछे नहीं जाते हैं, तो जितना ज़रूरी था उतना ऑब्जेक्टिव हमने बता भी दिया है। और लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने बताए थे, लेकिन एक सिंगल वीडियो लाना ज़रूरी था क्योंकि आपका एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप एक वीडियो देख के सारा क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो कि आप पढ़ के चल जाइएगा तो आप अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। मतलब आपका क्वेश्चन छूटने का चांसेस ही नहीं रहेगा, आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते, हाफ आवर का रहेगा, लेकिन आप पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आधे घंटा देखने से कुछ ज़्यादा नहीं है। आपको यदि ये पूरा देख लिए तो आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, जितना आपको ज़रूरी है, जितना आपसे पूछा जाएंगे, क्योंकि अथवा करके पूछा जाता है तो आपको सारा क्वेश्चन इससे आ जाएंगे और सारा आप बना के आइएगा खुशी खुशी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। सब इसमें वीवीआई क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं सारा वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। सबको आप अच्छे से कवर करिएगा, मतलब अच्छे से समझ लीजिए। एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। रॉलेट एक्ट क्या था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, जैसे भारत में क्रांतिकारी क्या चाहते थे कि अंग्रेज की गुलामी से आज़ाद हो, जैसे भगत सिंह हो गया, चंद्रशेखर आज़ाद हो गया और सुभाष चंद्र बोस हो गया, उसके बाद महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या थे कि भारत के क्रांतिकारी नेता थे। तो वही कह रहा है कि भारत के क्रांतिकारियों के प्रभाव को वो सब क्या कर रहे थे कि सब में मतलब देशभक्ति की भावना जगा रहे थे, सबको मतलब बोल रहे थे कि हमारे देश को आज़ाद करवाना है। तो उसी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए क्या किया था, एक अंग्रेज़ सरकार ने कानून लाया था कि इस कानून के अंतर्गत मतलब किसी को वो गिरफ्तार कर लेता था। मेनली रॉलेट एक्ट यही था। तो चलिए देखते हैं क्या है। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 8 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पास किया। एक एक्ट पास किया गया, एक कानून पास किया गया जिसे क्या कहा गया, रॉलेट एक्ट, जो किसके विरोध में था, क्रांतिकारियों के विरोध में। इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है, इसे हम लोग काला कानून भी कहते थे। इस कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट जो जज होता है, मजिस्ट्रेट किसी भी मजिस्ट्रेट सॉरी जो मतलब जो हमारे सजाएं सुनाते तो उस समय में क्या बोल रहा था, मजिस्ट्रेट बोला जाता था। जैसे कि अभी पुलिस लाइन का होता ना एक ऑफिसर, उसी को मजिस्ट्रेट बोला जाता था। कर इस एक्ट के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद निर्दोष व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लेता था और उस पर मुकदमा चला देता था। मतलब ये ऐसा खराब कानून था, इसके अंतर्गत किसी भी आदमी को पकड़ लेता था, बोलता था ये क्रांतिकारी है, इसे लेके चल जाता था। अब बोलता था इस एक्ट के अंतर्गत हम पकड़े हैं। और इस एक्ट के अंतर्गत जैसे अभी क्या बोलते हैं कि इस पे धारा 144 लागू है, उसी तरह ये बोल देता था कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत इसे पकड़ा गया है। और यदि आपको उस एक्ट के अंतर्गत रॉलेट एक्ट के अंतर्गत पकड़ा जाता था तो उसमें ना तो आप वकील रख सकते थे, ना कोई दलीलें पेश कर सकते थे, ना ही अपील कर सकते थे। तो इस एक्ट को क्या कर सकते थे, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील भी कहा गया था। तो रॉलेट एक्ट मेनली ये था कि क्रांतिकारियों के दबाव को समाप्त करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 8 मार्च 1919 ईस्वी को एक कानून लाया गया जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं। समझ गए। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त वर्णन दें। चंपारण सत्याग्रह क्या था कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए थे, जो कि बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, जिसे हम अभी पश्चिमी चंपारण कहते हैं। तो वहीं से यह स्टार्ट हुआ था और गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था, पहला या मतलब कह सकते हैं कि आंदोलन था जब उसने दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो यह इसका पहला सत्याग्रह था। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसका क्या है। चंपारण सत्याग्रह नील अंग्रेजों के विरोध में था। मतलब चंपारण सत्याग्रह ना किसान को ज़बरदस्ती अंग्रेज सरकार बोलते थे कि आप नील की खेती करिए, क्योंकि नील की खेती कपड़े के क्या करते थे, रंगाई में काम आते थे, और किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। आप बातों को समझिए, ये सब भी लिख दीजिएगा तो आपको मतलब नंबर दे दिया जाएगा। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि नील की खेती करने से उस खेत की उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी और उसके बाद लगान भी बहुत देना पड़ता था, टैक्स भी बहुत लेता था। इस कारण से किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ज़बरदस्ती करवाते थे। इसी के विरोध में
गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह शुरू किया था, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। तो चलिए अब पॉइंट पे चलते हैं, मेनली यही थीम है। चंपारण सत्याग्रह नीले अंग्रेजों के विरोध में था। अंग्रेज लोग चंपारण के किसानों से 3/20 हिस्से, यदि आपके जितना ज़मीन है उसका 3/20 हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे, हम बता ही दिए थे क्यों। कारण जिस खेत में नील की खेती होती थी वह खेत अनउपजाऊ हो जाता, तो उसमें उपज नहीं होता था। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को क्या किया, समाप्त कर दिया। मतलब आंदोलन शुरू किया। इसके बाद अंग्रेज सरकार को यह वापस लेना पड़ा। किसान के पक्ष लेकर गांधी जी ने 17 अप्रैल 1917 को सत्याग्रह आंदोलन का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, और अंततः ब्रिटिश सरकार को क्या हुआ, झुकना पड़ा था। मतलब यह नील के खेती के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था, जो कि बिहार के चंपारण से चले थे, और नील के खेती के विरोध में यह थे। और क्यों थे, क्या थे, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिए। और जितने भी क्वेश्चन करे रहे, किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इसी में से क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब रॉलेट एक्ट जब लागू हुआ था ना, उसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 19 अप्रैल को ही हुआ था। 8 मार्च को लागू हुआ, 19 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्योंकि इसमें सतपाल और किचलू क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में जलियांवाला जो जगह है अमृतसर में, वहाँ पे सभाएँ चल रही थी। तो चलिए देखते हैं क्या है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब राज्य के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास का काला अध्याय में जुड़ गया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। गांधी जी सतपाल किचलू की गिरफ्तारी एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में सभाएं चल रही थी। मतलब गांधी जी सतपाल किचलू को क्या किया लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, और इसी कानून को रॉलेट एक्ट जो लागू किया गया था 8 मार्च 1919 ईस्वी को, तो उसी के विरोध में यहाँ पे सभाएं चल रही थी। और वहाँ के सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने सभा को असंवैधानिक करार दे दिया। कहा कि यह मतलब संविधान के विरुद्ध है, अंग्रेज शासन के हुकूमत के विरुद्ध है, और उसने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग क्या हुए, घायल हो गए। दीनबंधु साहब ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्याकांड कहा था। दीनबंधु साहब जी थे, उसने कहा था कि यह हत्या जानबूझकर की गई थी। इतनी मतलब भयानक, मतलब वहाँ पे गोली चली। उसके बाद जनरल डायर को खुद मतलब बहुत मतलब शर्मिंदगी हुई कि नहीं, इंसान इतना नहीं मरना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत सारे लोग मारे गए थे। इतना तो मारे गए, कितना लोग मतलब कुएं में कूद गए, उसमें मर गए थे। इसको हम लोग स्किप करते हैं, जो उसी को देखें। डांडी यात्रा देख लेते हैं। डांडी यात्रा क्या था कि जब अंग्रेज़ सरकार ने नमक पर टैक्स बढ़ा दी थी, कि नमक खरीदने पर भी पैसा देना पड़ता था, ज़्यादा मतलब महंगे मिलने लगी, टैक्स लगा दी, तो ये गांधी जी ने क्या किया कि खुद से ही नमक बनाने का सोचा, और इसी को डांडी यात्रा हम लोग कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। डांडी यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश कानून को धज्जियाँ उड़ाना था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने समर्थकों के साथ गुजरात राज्य के जो साबरमती है वहाँ से चलकर डांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया था, तोड़ा था। मतलब वहाँ पे नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा था। उन्होंने गिरफ्तारी दी, इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी। इसके बाद देश भर में नमक बनाए जाने लगे, तो सभी जगह लोग नमक बनाने लगे। सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तब नमक पर, जब अपने से खुद बनाने लगे तो मतलब नमक बनाए जाने लगे। तो डांडी यात्रा की मतलब डांडी ही यात्रा ऐसी थी जिसमें पहली बार स्त्रियों ने भी बड़ी संख्या में भाग ली थी, और अनेक स्थानों पर यह स्त्रियों ने नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया था, भंग किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की योगदान को कहा है लिखने के लिए। तो आप तो जानते हैं गांधी जी के कितने योगदान हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, बापू, अहिंसा के पुजारी के सम्मान में सम्मानित गांधी जी सत्य और अहिंसा के बल पर भारत को क्या करना चाहते थे, स्वतंत्र करना चाहते थे। सूर्य के समान चमकते हुए गांधी जी 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अमिट योगदान निम्न है। उसके मतलब ऐसे योगदान है जिसे मिटाया नहीं जा सकते।
हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं कि कितने उन्होंने भारत के मतलब स्वतंत्र करने में अपना कितना योगदान दिए थे। बहुत सारे योगदान है, उसके कितने को गिनाइएगा। तो उस सारे मतलब उसका जो दांडी यात्रा हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, और अभी देखे थे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चला था, नमक कानून को भंग किया था। ये सारी गांधी जी का ही देन थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हुआ आंदोलन। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन थे। कैसे आंदोलन थे यह? एक बौद्धिक और धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन थे। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि हुआ आंदोलन किस प्रकार के आंदोलन थे। लिख देगा आपको क्रांतिकारी या धार्मिक क्रांतिकारी, उग्रवादी या बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी। तो हम क्या लिखेंगे? बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन थे। यह आंदोलन 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसमें इसके नेता कौन थे? हुनई फू सो थे। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। क्रांतिकारी क्या करते थे? उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, जिसे आत्मघात तक भी इसमें क्या थे? शामिल थे। मेनली इसका यही थीम है। इसके बाद हम लोग अर्थशास्त्र का देख लेते क्वेश्चन, और इससे भी आपका अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम इसको भी अच्छे तरीके से कवर करते हैं, देखते हैं। और आपको जितना भी क्वेश्चन बताते हैं उसको ज़रूर देखें, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर लॉन्ग वीडियो, तो हम आपके लिए अच्छे मतलब हमने आपको बताए थे कि एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आएंगे हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाएंगे। तो इसमें हम पूरा मतलब सोशल साइंस को कवर किए हैं, जो कि आपका 100 नंबर का पूछे जाते हैं। तो आप यदि इतना क्वेश्चन कर लिए तो आप अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। 70 से 80 नंबर आपका आसानी से आ जाएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव में आप कितना स्कोर करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने आपका ऑब्जेक्टिव भी बता दिए हैं। और कहीं और से भी, चाहे गाइड हो चाहे बुक हो, कहीं और से भी आपने पढ़े ही जरूर होंगे। अब आपके पास उतना समय है जितना कि आप जितना से जितना अधिक से अधिक आपको समय देना है। चलिए देखते हैं। अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा को कहते हैं जिसके तहत किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? संपादित की जाती है। जैसे क्या? कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, परिवहन हो गया। ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था की परिभाषा। मतलब इससे क्या होते हैं कि आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। कृषि से भी पैसा आता है, उद्योग से भी, व्यापार से, बैंकिंग से, संचार से और परिवहन आदि। ये सब क्या है? इन सभी से क्या आता है? पैसे आते हैं। ये सब आर्थिक क्रियाएं संपादित करते हैं। इन सभी के मिले जुले रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इन सभी के ही मिले जुले रूप को हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ब्राउन के शब्दों में अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। किसके नज़रों से? ब्राउन के नज़र से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। यदि पूछे क्या भारत कौन सी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो कैसा है? भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो अब हम लोग इसमें ये जान लेते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है, तो उसके बाद हम लोग जानेंगे। वैसे तो हम आपको बता ही दिए कि यदि ऑब्जेक्टिव में आपसे फ्रेम किया जाए, लिखा जाए कि आपका भारत किस प्रकार का अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो कैसे है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला, नाम ही है मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। क्या क्या? पूंजीवादी और एक समाजवादी। और अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, पूंजीवादी और समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो 3 प्रकार में मतलब एक दोनों को जो मिलाते हैं पूंजीवादी और समाजवादी, तो क्या बनते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और हमारा भारत देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला ही देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार और निजी व्यक्तियों का अधिकार रहता है। जैसे कि उत्पादन के वस्तुओं पर सरकार का भी अधिकार रहता है, और प्राइवेट सेक्टर हो गया तो निजी व्यक्ति का भी अधिकार रहता है। जैसे कि कोई चीज़ का उत्पादन होता है, यदि निजी फैक्ट्री लगा हुआ है तो ये उसका हो गया, लेकिन उसे सरकार चाहेगा वहाँ से हटाना तो हटा भी सकता है। कोई सरकारी चीज़ें है तो वो उस पर मतलब सारे लोगों का भी स्वामित्व बनता है, अधिकार बनता है उस पर। भारत एक कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होते हैं? तो मेनली अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पूंजीवादी,
समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। उसके बाद हम लोग अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की रचना से आप क्या समझते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं, जिसे आप अच्छे तरीके से माइंड में रखें। अर्थव्यवस्था की रचना का तात्पर्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में उन विभाजनों से अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। जैसे क्या कि कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, संचार, ये सब तो हम आपको बता ही दिए। मुख्यतः अर्थव्यवस्था को कितने भाग में बांटा गया, 3 प्रकार के, मतलब संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। वैसे हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 3 प्रकार के ही होते हैं। कौन कौन? मिश्रित और समाजवादी और पूंजीवादी होते हैं। यदि हम संरचना के आधार पर बात करें कि तो कितने प्रकार के, 3 भागों में ही बांटा गया है। एक को क्या बोलते हैं, प्राथमिक, दूसरा को क्या बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र, पहला को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, दूसरा को द्वितीय क्षेत्र, तीसरा को क्या बोलते हैं हम, तृतीय क्षेत्र। तो देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। प्राथमिक स्रोत कहिए या प्राथमिक क्षेत्र कहिए, प्राथमिक स्रोत में मुख्यतः कृषि आते हैं। क्या आता है? कृषि से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो सब किस में आता है, प्राथमिक अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में आते हैं। इसके अंतर्गत कृषि में क्या क्या, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन आ गया आदि, ये सब आदि व्यवसाय आते हैं। यदि आपको ऑब्जेक्टिव इसमें दे दिया रहेगा कि मछली पालन किस अर्थव्यवस्था किसका प्रकार है, प्रथम क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का या तृतीय क्षेत्र का, तो किसका होगा, प्रथम स्रोत का या प्रथम क्षेत्र का, या क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं क्या क्या, कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ें होते हैं वो किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो उद्योग का काम होता है, जैसे खनिज का निर्माण हो गया, कोई चीज़ का निर्माण हो गया, खनिज व्यवसाय आदि उपयोगी, ये सब क्या है, जैसे पेट्रोलियम, तेल, बिजली, ये सब का उत्पादन क्या कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र कहलाएंगे। समझ गए। और तृतीय क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। पहला क्षेत्र कृषि में से आता है, दूसरा औद्योग से, और तीसरा सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या आता है, बैंक हमको सेवा देती है, परिवहन भी सेवा देती है, संचार भी सेवा देती है, नौकरी भी क्या देती है, सेवा देती है। ये सब क्या है, तो ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। और आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, तो आपसे पूछे जाएंगे। कह रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन की हम बात करें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम इसमें देखिए पॉइंट बना के लिखे हैं, और आप भी उसी तरह पॉइंट देकर ही लिखें, क्योंकि पॉइंट से आप पॉइंट बना के यदि आप लिखिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें हमने 2 ही पॉइंट लिखे हैं, और आपके लिए मतलब क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है, और हम पॉइंट आपको देंगे। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के बहुत सारे निम्नलिखित कारण निम्न है, मतलब बिहार के पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है, क्षेत्रफल कम है। बिहार में जनसंख्या निर्विघ्न गति से बढ़ रही है, फलतः राज्य के साधन एक बड़ा भाग भरण पोषण में ही चला जाता है। मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है तो राज्य का एक बड़ा संसाधन का भाग किस में चल जाता है, भरण पोषण में ही चल जाता है। इस कारण से भी क्या है, बिहार पिछड़ा हुआ है। जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ पे क्या होता है, कहता है ना कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो उसी वो बात भी है कि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसलिए बिहार थोड़ा पिछड़ा है। नेक्स्ट है कि आधारभूत संरचना का अभाव। तो बिहार में संरचना का भी अच्छे से संरचना नहीं, अच्छी सी सड़कें नहीं बनी है, बिजली सभी जगह नहीं है, सिंचाई की दिक्कतें हैं, शिक्षा का भी अभाव है। तो ये सारी क्या है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। उसके बाद तीसरा में हम क्या लिखेंगे, बाढ़ की समस्या। क्या, बाढ़ की समस्या लिखेंगे कि बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आते रहते हैं, जिसके कारण फसल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यह भी क्या है, एक बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण है। दूसरा हम लिख सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस तरह से आप
और भी लिख सकते हैं कि जैसे फैक्ट्री की समस्या, कि बिहार में फैक्ट्री का अभाव है, उद्योग की कमी है, इसके कारण भी बिहार पिछड़ा हुआ है। तो इसमें आप सोच के भी और लिख सकते हैं। वैसे हम आपको बता ही दिए। नेक्स्ट वस्तु विनिमय प्रणाली देखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करता है। जैसे क्या है, अभी आप लोग पैसा का प्रचलन आ गया, तो रुपया का प्रचलन आने के बाद सारी चीज़ें क्या हो गई, आसान हो गई। आप कोई भी चीज़ लेना है तो आप पैसा दे दीजिए, ले लीजिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो एक वस्तु के बदले में, यदि आपके गांव में बुजुर्ग होगा तो उससे पूछिएगा, दूसरी वस्तु ली जाती थी। जैसे गेहूं के बदले में चावल दे दिया जाता था, आलू के बदले में प्याज ले लिया जाता था। मतलब इसके पास आलू है तो उससे अदला बदली कर लेता था। मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु का लेन देन। लेकिन इसमें अब सोचिए कितनी इसमें दिक्कतें आती होंगी, क्योंकि यदि अभी हम मान के चले धान के बदले में सोना लेना है, तो उसका क्या मूल्य रहेगा, कितना धान देना होगा, क्या करना होगा, उसका तो कोई एग्जैक्ट मतलब मापक था नहीं। इसीलिए धीरे धीरे आगे चल के क्या हुआ, मुद्रा का आविष्कार हुआ। चलिए इसका टू द फैक्ट देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु का क्या होता है, आदान प्रदान किए जाते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहे तो एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मतलब पैसा के बिना ही यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु के अदला बदली से लिया जाता है तो वही क्या कहलाते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाते हैं। यह प्रथा तब प्रचलन थी जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, और इस प्रथा में दिक्कतें आती थी बहुत सारे, तब मुद्रा का आविष्कार हुआ था। और यह तभी तक प्रचलन में था जब तक यह मुद्रा का आविष्कार नहीं हो पाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मौद्रिक प्रणाली क्या होता है। अब मुद्रा प्रणाली देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली तो देख लिया, अब मुद्रा प्रणाली देख लेते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में कभी कभी अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली मौद्रिक प्रणाली में भी वस्तु विनिमय प्रणाली में कभी कभी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती थी, फलस्वरूप मुद्रा का आविष्कार हुआ। क्या क्या दिक्कतें आती वो हम आपको बता दिए। जैसे आम हमको खरीदना था और उसके बदले में किसी के पास धान है तो धान देगा, तो कितना आम लेगा कितना धान देगा, ये तो समस्या थी। कोई अच्छे मापक था नहीं, तो इसकी समस्या होती थी। तो वही कह रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयाँ थी। कहीं ले जाने में भी दिक्कत है। अब कोई चीज़ महंगा है, हमको धान के बदले में लेना है, गेहूं के बदले में लेना है, तो उसको हम ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ले जाना पड़ेगा, तो उसके ले जाने के लिए भी दिक्कतें थी। तो बहुत सारी कठिनाइयाँ था। इसके फलस्वरूप ही क्या होता, मुद्रा का आविष्कार हुआ। जब लोगों ने अपनी उत्पादित वस्तु बाजार में बेचकर मुद्रा प्राप्त करने लगे, तब मौद्रिक प्राप्ति के बाद उस वस्तु से अनेक आवश्यकता की वस्तु खरीदने लगे। उस मौद्रिक की प्राप्ति के बाद क्या हुआ कि लोग अपने आवश्यकता की वस्तु खरीदने लगे। इस प्रकार मुद्रा से खरीद बिक्री को मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। और इस प्रकार के जो मुद्रा से हम कोई चीज़ खरीदते थे और या बेचते थे, तो इस प्रकार के हम चीज़ों को क्या बोलते हैं, मौद्रिक प्रणाली बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटीएम। घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए ही बता रहे हैं, आप तभी आपको अच्छे नंबर आएगा। और आधा घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। वैसे भी आप मोबाइल टिप के इधर उधर करके टाइम पास कर ही देते होंगे। यदि आप क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको एग्जाम में बन जाएगा। उसके बाद 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप रिलैक्स करते रहिएगा। एटीएम क्या होता है। एटीएम एक प्रकार का क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। कैसा है, प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम आप लोग समझते होंगे, जो अभी यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मुद्रा बोलते हैं। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित टेलर मशीन। क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटीएम। यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करती है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि मतलब 24 आवर या तो रुपया जमा कर सकते हैं या निकाल भी सकते हैं। यह हमें 24 घंटे क्या करती है, रुपया जमा करने या निकालने की सेवाएं देती है। भारत में सभी बैंक जैसे
एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया आदि, यह सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध कराती है। लगभग अब सारे बैंक अपनी ग्राहकों को एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराती है और जगह जगह पे एटीएम मशीन देखने को मिलते हैं और सारे लोग एटीएम की यूज करके ही पैसा निकालते हैं। आप भी यूज किए ही होंगे। उसी को आपको लिखना है एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखना है वही बता रहे। वैसे तो आप एटीएम के बारे में लिख ही सकते हैं। एटीएम मिलने के बाद एक गुप्त कोड दिया जाता है, वो तो आपको पता है। गुप्त कोड के माध्यम से ही क्या होता है, रुपया निकाला जाता है। तो इतनी सारी चीज़, यही इसका फैक्ट है। इतना आप भी जानते थे इसके बारे में, लेकिन हम एक अच्छे तरीके से मतलब कैसे इसको लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, इसलिए हम ये क्वेश्चन को लाए थे आपके लिए और आपको बताए, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इनसे बहुत क्वेश्चन जितना हम अभी करा रहे हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इससे बाहर क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना हमने इसमें करवा दिए हिस्ट्री और इकोनॉमी में, तो इससे ज़्यादा करने की आपकी ज़रूरत भी नहीं है। देखते होगा तो भूगोल का भी करवाएंगे, उसमें भी अगर 5-6 क्वेश्चन करवा दिए तो उसी से आपका मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्वयं सहायता समूह। उस समूह को कहते हैं जो कि गांव में भी अभी चलता है, जिसमें 15 से 20 व्यक्ति खासकर महिलाएं मिलकर एक समूह बनाती है। गांव में देखते हैं ना 15 से 20 महिलाएं मिलकर क्या कहते हैं, एक समूह बनाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। यह अपनी बचत की रुपया बैंक में जमा करती है। इसमें क्या होते हैं कि वो सारी महिलाएं अपने बचत की रुपया बैंक में जमा करती है और बैंक से लघु ऋण भी लेकर अपने सदस्यों में आवश्यकता पूर्ति करते हैं। जैसे कि आप कोई यदि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, उसको पता होगा कि अभी गांव में बहुत प्रचलन में है स्वयं सहायता समूह कि कुछ मतलब 15-20 महिलाएं ग्रुप बनाती है, उससे लोन लेती है, जो कि लघु लोन बोलते हैं जिसे, और बहुत ही कम इंटरेस्ट लगभग 1% पर ही दिया जाता है और अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। यह समूह विकास की गतिविधियों को चलाकर गांव में विकास करती है। इस समूह के कारण क्या होता है, विकास की गतिविधियां बढ़ी हैं, क्योंकि पैसा के अभाव के कारण यदि कोई कार्य नहीं हो पाता था तो इसके अंतर्गत महिलाएं अपनी पैसा निकाल लेते हैं और अपने पति का जोड़ भी नहीं सह सकते हैं। वो कहता है हम ही हमेशा पैसा ला के दे, अब स्त्रियाँ भी कहते हैं हम भी ला के दे सकते हैं। यह जरूरी भी था और चलना भी चाहिए कि समाज में परस्पर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वयं सहायता तो देखेंगे। व्यवसाय प्रमुख कार्य, व्यवसाय बैंक जो व्यवसाय जमा राशि मतलब व्यवसाय के कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें हम जमा राशि स्वीकार करने या व्यवसाय बैंक का प्रमुख कार्य है। मतलब जमा राशि को स्वीकार करना है उसका मुख्य कार्य होता है, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन होता है वो डेली पैसा क्या करते हैं, निकालते हैं या जमा करते हैं। अपने ग्राहकों की जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करते हैं। इसके बाद सामान्य ग्राहकों को लाभ देते हैं और जो भी सामान्य ग्राहक रहते हैं उसको क्या करते हैं, लोन पे किसी तरह से पैसा देकर उसको क्या करते हैं, लाभ देते हैं। तो व्यवसाय बैंक यही थे। और चलिए तो हम इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, क्योंकि यदि इससे अगर हम भूगोल का भी करें तो उसमें कुछ क्वेश्चन बच रहा है, क्योंकि उसका भी 4-5 क्वेश्चन कराना होगा तो ये लंबा थोड़ा हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा हल चला गए होंगे कि नहीं, जल्दी मतलब बहुत लेट हो रहा है, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से करें। मतलब जितने भी हमने बताए जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे रॉलेट एक्ट, तो ये भी आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, इसे भी आप टिक मार करके रखें, क्योंकि आप देख भी सकते हैं जलियांवाला बाग, तो आप इतना अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। कोई भी चाहे 10वां का बोर्ड हो चाहे मध्यमा वाला बोर्ड हो, हमेशा इसी क्वेश्चन सबको प्रीफर करता है। मेरा लिखना है तो देख सकते हैं, हमको उतना नहीं लगा कि पूछने के चांसेस है। डांडी यात्रा आपसे पूछे जाएंगे, डांडी यात्रा को भी आप कवर करके जाएं। और सारा हमने सामाजिक विज्ञान को इस वीडियो में कवर कर लिए। तो और कुछ भूगोल का बचा हुआ जो कि हम अगर आप चाहिएगा तो हम करवा देंगे, वैसे हम कुछ क्वेश्चन करवाए भी थे। गांधी जी के योगदान के बारे में भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। हुआ आंदोलन भी बता ही दिए। एजेंट ऑरेंज उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है, पूछने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। अर्थव्यवस्था भी बता दिए, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कवर करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे
एग्ज़ाम आएगा हम आपको सभी सब्जेक्ट का टिप्स देंगे और कैसे लिखना है। यदि आप नहीं भी अगर आपको याद हो पाया तो कैसे लिखना है वो सारी चीज़ हम एग्ज़ाम के रात जो जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस रात में हम आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और यदि आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चैनल पे आते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब किए ही चल जाते हैं। आप सब्सक्राइब करिएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जो भी फ्रेंड है उसके पास आप शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। थैंक यू।